हेलो स्टूडेंट, तो हम देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9। ये लेक्चर है डॉपलर इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। और डॉपलर इफेक्ट की यार एक खासियत है, इसमें कैलकुलेशन वाले सवाल बहुत आते हैं, तो बताता हूं कैसे कैलकुलेशन को इसमें अटेम्प्ट करना होता है। फिलहाल पहले कंसेप्ट सीखते हैं। देखो, मेरे पास डॉपलर इफेक्ट का ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना। मेरे पास है तो आपके पास भी होगा। तो वही ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रहा हूं, हर सिचुएशन में हर जगह पर वैलिड है। 50 फॉर्मूले पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ फोकस कर सकते हो कैलकुलेशन वाले पार्ट पर। तो मैं आपको सीधे डॉपलर इफेक्ट का ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं। पहले डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? तो व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तो सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होता है, देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। तो डॉपलर इफेक्ट में जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, यानी ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, ये रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो रिलेटिव मोशन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर रिलेटिव मोशन होगा तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा, ठीक है ना, वो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कुछ अलग होगी, या तो ज्यादा होगी या फिर कम होगी। तो पहली बात, देयर मस्ट बी रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स एंड ऑब्जर्वर, तब आपको फ्रीक्वेंसी चेंज होती हुई सुनाई देगी। अब जैसे मेरा जो ब्रह्मास्त्र है वो ये है कि अगर आप एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हो तो इसे निकालने का सीधा सा एक सिंपल फॉर्मूला है, एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वी नॉट बाय वी माइनस वी एस। मीनिंग समझना है और इसको लगाने की स्टेप ऑफ वर्किंग देखनी है, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो, एफ एपरेंट है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर रिलेटिव मोशन होने की वजह से जो साउंड की फ्रीक्वेंसी सुन रहा है उसको बोल रहे हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये जो एफ है इसको बोलते हैं एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। वी यहां पर स्पीड ऑफ साउंड को इंडिकेट कर रहा है, वी नॉट जिस पे स्टार लगाए और वी एस जिस पे स्टार लगाए। वी नॉट ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और वी एस जो है वो सोर्स की वेलोसिटी को इंडिकेट कर रहा है। अब ये जो मेरा ब्रह्मास्त्र है हर सिचुएशन में एप्लीकेबल है, बट इसे लगाने की एक डेफिनेट स्टेप ऑफ वर्किंग है, वो सीख गए तो डॉपलर इफेक्ट का फर्स्ट फेज पार हो जाएगा। स्टेप ऑफ वर्किंग ये रही, यहां मैं लिख रहा हूं उसकी स्टेप ऑफ वर्किंग, और थोड़ी देर में जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी हम डायरेक्ट लगाना शुरू कर देंगे। तो 50 फॉर्मूले की जगह सिर्फ एक फॉर्मूला, बट इसकी स्टेप ऑफ वर्किंग है वही है। पहली स्टेप है ज्वाइन सोर्स टू ऑब्जर्वर एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एसओ लाइन। तो आप क्या करो, सबसे पहले सोर्स और ऑब्जर्वर को डायरेक्ट एक लाइन से ज्वाइन करो और इस लाइन का नाम डाल दो सोर्स ऑब्जर्वर लाइन, यानी एसओ लाइन। तो आप देख रहे हो, ये रहा सोर्स, ये यहां भाग रहा था अल्फा के एंगल पर, ये ऑब्जर्वर वो कहीं और जा रहा था बीटा के एंगल पर। हमने दोनों को पकड़ा, भाई ऐसे कैसे जा रहे हो, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है, परेशान कर रहे हो, ठीक है ना। तो हमने दोनों को पकड़ा और एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। इस लाइन का नाम हो गया एसओ लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सोर्स ऑब्जर्वर लाइन बनानी है। इसमें कोई एक्स एक्सिस नहीं चलती, इसमें कोई वाई एक्सिस नहीं चलती, इसमें एसओ लाइन चलती है, ठीक है ना। अब दूसरी स्टेप, और इसे बनाने में कितनी देर लगेगी, लिखा तो मैंने इतनी देर में, ज्वाइन सोर्स टू ऑब्जर्वर कॉल्ड एसओ लाइन। 1 सेकंड का काम है, सीधे पकड़ा ज्वाइन किया, एसओ लाइन बनाई। दूसरी स्टेप, ठीक है ना। अब ये जो वीओ है और ये जो वीएस है, ये ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, खाली ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नहीं है, ये ऑब्जर्वर की वो वेलोसिटी है जो एसओ लाइन की तरफ है, ठीक है ना। मतलब वीओ और वीएस जो होने चाहिए ना, वो एसओ लाइन वाले होने चाहिए, सोर्स ऑब्जर्वर लाइन वाले होने चाहिए। अगर नहीं है तो कंपोनेंट करो, ठीक है ना। तो रिजॉल्व कंपोनेंट ऑफ observer and source velocity along SO line। तो SO लाइन की तरफ कंपोनेंट करो।
तो हमने वीओ का इधर कंपोनेंट मारा और ये कंपोनेंट हो गया वीओ कॉस बीटा। तो हमें एसओ लाइन वाले कंपोनेंट्स चाहिए, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। इधर साइड आ गया वीएस कॉस अल्फा, ठीक है। तो हमने दोनों के कंपोनेंट कर लिया। अगर ऑलरेडी एसओ लाइन की तरफ होते तो कोई कंपोनेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब कंपोनेंट करने के बाद थर्ड स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज साइन कन्वेंशन, ठीक है ना। अब आपको साइन कन्वेंशन लगाने किसके, वीओ के और वीएस के, ठीक है ना। यानी ऑब्जर्वर की और सोर्स की वेलोसिटी जो एसओ लाइन की तरफ है उसके आपको साइन कन्वेंशन लगाने हैं। कैसे, यहां साइन कन्वेंशन वो नहीं चलते, आई कैप जे कैप जो अभी तक आप पढ़ते आए, ये ब्रह्मास्त्र है भाई। तो यहां साइन कन्वेंशन थोड़ा सा अलग है। वो साइन कन्वेंशन ये है, वीओ और वीएस में से जो भी चीज सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ डायरेक्टेड है, तो एनीथिंग वीओ और वीएस डायरेक्टेड फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, इस डायरेक्शन का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव लेंगे, और ऑब्जर्वर से सोर्स का जो भी वैल्यू होगा वो नेगेटिव लेंगे। तो एस से ओ की तरफ जो भी कंपोनेंट होगा दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, ओ से एस की तरफ नेगेटिव। तो चलो चेक करते हैं। तो हमारे इस फॉर्मूले को मैं यहां पर लेता हूं, ये रहा हमारा सोर्स, ये रहा ऑब्जर्वर, कंपोनेंट हमने ऑलरेडी कर ही लिया था, इसका वीएस कॉस अल्फा और इसका इसका वीओ कॉस बीटा। साइन कन्वेंशन लगाने एक बार मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हो गई एस से ओ की लाइन, इधर की तरफ जो भी चीज है उसका साइन पॉजिटिव, इसकी तरफ जो भी चीज है साइन नेगेटिव। लगाने इन दोनों के साइन है, तो ये इसी तरफ है तो इसका साइन पॉजिटिव, ये भी इसी तरफ है इसका साइन पॉजिटिव। अब हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे, एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी माइनस, इतना तो आंख बंद करके लिख दो। अब ऊपर ऑब्जर्वर का हिसाब किताब, नीचे सोर्स का हिसाब किताब। ऑब्जर्वर की वैल्यू आ गई प्लस वीओ कॉस बीटा, और नीचे सोर्स की जगह मेरे पास आ गया प्लस वीएस कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर का फॉर्मूला बाय यूजिंग ब्रह्मास्त्र, ठीक है ना। तो एक बार वापस से सोर्स से ऑब्जर्वर को ज्वाइन करो, कंपोनेंट मस्ट बी अलोंग एसओ लाइन, साइन कन्वेंशन एस से ओ की तरफ पॉजिटिव, ओ से एस की तरफ नेगेटिव, ठीक है ना। कोई एक्स एक्सिस नहीं, कोई वाई एक्सिस नहीं। चलो थोड़ी सी प्रैक्टिस कराता हूं। अब बहुत से बच्चे इसमें कैसे लेते हैं कि यार सोर्स ना ऑब्जर्वर के पास आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ऐसे करके सोचते हैं, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो सोर्स वाले की वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, नीचे आ रहा है तो नीचे माइनस साइन आना चाहिए, वैल्यू कम होगी तो बढ़। इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है उसके अंदर, डायरेक्ट ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल, मान लो ये रहा सोर्स और ये रहा ऑब्जर्वर, ये इधर वीएस से, ये इधर वीओ से। हमें बस अभी फॉर्मूला लिखना सीखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोनों के कंपोनेंट एसओ लाइन की तरफ है, हमें कोई कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं, सीधे साइन कन्वेंशन, ये साइन पॉजिटिव ये साइन नेगेटिव, तो इसका साइन यहीं लिखो पॉजिटिव, इसका साइन ओ से एस की तरफ है नेगेटिव। अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला एफ डैश बराबर एफ वी माइनस, इतना तो आंख बंद करके लिख दो, ठीक है ना। अब ऊपर ऑब्जर्वर वाला पार्ट तो वो आ गया माइनस वीओ, नीचे सोर्स वाला पार्ट वो आ गया हमारा प्लस वीएस। कुछ नहीं सोचना पड़ा, ठीक है ना, कुछ नहीं सोचना पड़ा इसके अंदर। आप ये देखो सीधे एक्यूरेट फॉर्मूला, v प्लस वीओ बाय v माइनस वीएस। तो दिमाग पे लोड ही नहीं पड़ता इस ब्रह्मास्त्र से। और दिखा देता हूं, और हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। मान लो अब ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये वीएस इधर भाग रहा है, वीओ इधर भाग रहा है, ठीक है। अब क्योंकि दोनों एसओ लाइन के ही अलोंग है, कोई कंपोनेंट की जरूरत नहीं, साइन कन्वेंशन एस से ओ। अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, तो इसका साइन नेगेटिव आ जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे लिख लिया करो, सिंपल है, ठीक है ना। तो अब एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ वी माइनस, ठीक है ना। अब ऊपर ऑब्जर्वर का हिसाब किताब तो वो आ गया प्लस वीओ, नीचे सोर्स का हिसाब किताब वो आ गया माइनस वीएस। अब इसको अरेंज करके लिख लो। एक और एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो विंड चल रही है, ठीक है ना, हवा चली है, ठीक है। अब हवा कहां की तरफ चली है सवाल ये उठता है, तो एयर जो चल रही है सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चल रही है, तो एयर अगर सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ चलेगी तो क्या होगा, साउंड में उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, ठीक है ना, रिलेटिव वेलोसिटी ऐड होकर के मिल जाएगी। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, उल्टी चलेगी, मतलब ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ चलेगी तो सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो इफ विंड ऑल्सो blows from
सोर्स से ऑब्जर्वर, देन तो अब एफ डैश का फॉर्मूला वो हो जाएगा एफ वी प्लस वी डब्ल्यू अपॉन वी प्लस वी डब्ल्यू, दोनों में एक ही साथ, माइनस वी ओ स्टार बनाओ माइनस वी एस स्टार बनाओ। अब वी ओ और वी एस अपने अकॉर्डिंगली पुट किए जाएंगे। इफ विंड ब्लोस फ्रॉम अपोजिट ऑब्जर्वर से सोर्स, सब्ट्रैक्ट मार दो, तो एफ डैश की वैल्यू होगी एफ वी माइनस वी डब्ल्यू बाय वी माइनस वी डब्ल्यू, ठीक है ना। और बाकी तो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, वी ओ स्टार वी एस स्टार, दैट्स इट। तो ये हो गया विंड का खेल। तो कुल मिलाकर के विंड वाली स्पीड ऐड तब हो जाएगी जब सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ होगी, वही अपना साइन कन्वेंशन, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, सिंपल कंसेप्ट, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, आपको छोटे मोटे एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर मान लो ये सिचुएशन है, ये रहा सोर्स ये रहा ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर इधर भाग रहा है परपेंडिकुलर और सोर्स भाई साहब इधर जा रहे हैं वीएस से, ठीक है ना। अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, साइन कन्वेंशन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आप देख रहे हो ये जो चीज है एसओ लाइन की तरफ है ही नहीं और इसका कोई कंपोनेंट भी नहीं आएगा, तो क्या होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है एसओ लाइन के, इसलिए यहां वीओ का कंपोनेंट जो होगा वो कुछ आएगा ही नहीं कॉन्ट्रीब्यूशन में, तो वो जीरो हो जाएगा। इसका साइन लगा देते हैं जैसा है, तो माइनस आ जाएगा। तो एफ डैश की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एफ वी माइनस वी माइनस। तो जब तक क्वेश्चन में ना दिया हवा चल रही है अपने घर से मत मान लेना कि नहीं हमने तो पंखा लगा के चला दिया हुआ, ठीक है ना, नहीं चल रही भाई। तो वी माइनस अपॉन वी माइनस, ऊपर ऑब्जर्वर कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, नीचे सोर्स माइनस वी एस। तो आई थिंक आपको बेसिक तो समझ आ गए होंगे, तो मुश्किल नहीं है, बल्कि आप जो सोचते हो उससे तो 10 टाइम्स आसान है, क्योंकि इसमें कुछ सोचना ही नहीं, कंपोनेंट करनी है अगर इफ रिक्वायर्ड, और अगर नहीं करने तो डायरेक्ट लो और साइन लगाओ और अगला आंसर लिख लो आप इसके अंदर। बट अब इसके अंदर मेन बात ये आती है, कैलकुलेशन रुलाती है, ठीक है ना, पहले ही बता रहा हूं, तो थोड़ा सा रोना पड़ेगा। देखते हैं, तो देखो ये पहले मेरा एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमें ये रखा है कि ये रहा सोर्स ये रहा ऑब्जर्वर, इनकी वेलोसिटी से रखी है, फ्रीक्वेंसी एक्चुअल दे रखी है 200 हर्ट्ज, स्पीड ऑफ साउंड 340 दे रखा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मैं पूरी लैंग्वेज की जगह मैंने बहुत ही प्रिसाइज चीजें यूज करी, कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सिखाना है इसके अंदर। अब सुनो, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, उससे पहले साइन कन्वेंशन, ये सोर्स ये ऑब्जर्वर, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ये डायरेक्शन नेगेटिव, यहीं पर साइन चिपकाओ, तो इसका साइन हो गया पॉजिटिव इसका साइन हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। एफ डैश का फॉर्मूला लिखो एफ वी माइनस वी माइनस, ऊपर ऑब्जर्वर तो -10, नीचे सोर्स का हिसाब किताब तो +10, ठीक है। तो एफ डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई एफ वी +10 वी -10। अब ये v के वैल्यू और f के वैल्यू डाल देते हैं, f का वैल्यू 200 दे रखा है इनटू v +10, तो 340 +10 विच बिकम्स 350, v -10 तो ये बन गया हमारा 330, ठीक है, ये यहां से उड़ गया। अब कोई फालतू में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1% नहीं है, ये 35/33 और तो कहीं से कट नहीं रहा, ठीक है ना। तो 35/33 को जैसे बचपन में डिवाइड करते थे वैसे डिवाइड करो, ठीक है ना। अब इसमें आंसर देख लेना कितने डेसिमल प्लेसेस में, तो 3 प्लेसेस तक है तो इसको यार 3 प्लेसेस तक डिवाइड करो, 4 प्लेसेस तक है तो 4 प्लेसेस तक डिवाइड करो। ये आपको करना पड़ेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, उसकी नीड देखते हुए। तो 33 35 1 से गया, 33 आ गया, इधर बचा हमारे पास 2 पॉइंट लगाया 0 फिर 0 फिर इधर आ गया, ठीक है ना। अब ये किससे चला जाएगा, ये अब चेक करना पड़ेगा, तो 8 3 जा 24 7 3 जा 6 से चला जाना चाहिए, देखते हैं। तो 6 3 जा 18 6 3 जा 18 और 1 19 198 चला गया, बिल्कुल बाल बाल बचे, 2 आ गया, ठीक है ना। फिर 0 उतारा, फिर 0 लगाया नहीं जा रहा, तो फिर से 6 से चला जाएगा, बस इतना बहुत है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक है तो 1.06 से अपना काम चल जाएगा, ये और 06 लेने की जरूरत नहीं, बट अब तो ले लिया। तो आंसर आ गया 200 इंटू 1.06, दैट्स इट, मैं इतना ही रख रहा हूं, और 106 इंटू 2 और रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 12
212 हर्ट्ज। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी 212 हर्ट्ज। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से आ गया होगा कि कैलकुलेशन में भाई ये डिवाइड ही करना है, ये टाइम लगा करके डिवाइड कर लो, अगली स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने फालतू का दिमाग लगाया तो आपका गलत हो जाएगा सवाल। अच्छा, इसमें अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलता, वैल्यू एक एक दो दो डिजिट इधर उधर होती है, तो आप अप्रोक्सीमेशन में खेल नहीं सकते इसके अंदर, इसलिए मजबूरी में डिवाइड ही करना पड़ता है। नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट ये रहा प्रॉब्लम। अब ये कह रहा है ये सोर्स ऑब्जर्वर लाइन है, ठीक है, ऑब्जर्वर इधर जा रहा है, सोर्स इधर जा रहा है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वही 200 हर्ट्ज ले लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं, और पता करना है एपरेंट फ्रीक्वेंसी। तो बस ये छोटा सा एक और सवाल मैंने रखा है ताकि फॉर्मूले में आप कंफर्टेबल हो जाओ। सबसे पहले एसओ लाइन, तो ये हो गई एसओ लाइन, ठीक है ना। इधर साइड का साइन सोर्स से ऑब्जर्वर का पॉजिटिव, ये साइन हो गया नेगेटिव, इसका कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो वीओ का कंपोनेंट हो गया 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं मिलेगा। इसका अगर आप चेक करोगे साइन, तो साइन बन जाएगा नेगेटिव। अब एफ डैश की वैल्यू लिखते हैं, वो हो गया एफ वी माइनस वी माइनस, ऊपर ऑब्जर्वर जिसका कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा, नीचे सोर्स जिसका वैल्यू -20 है। सही है, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है, दिमाग लगाना लगा भी सकते हो, कौन सा बड़ा काम है। वैसे चेक कर लो, सोर्स दूर जा रहा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, लगा लो दिमाग, ठीक है। तो बेहतर है ब्रह्मास्त्र लगाओ। चलते हैं आगे। तो एफ वी बाय वी प्लस 20 हो गया 340 प्लस 20 विच बिकम्स 360। वी की भी वैल्यू डाल ही देते हैं, तो ये आ गया एफ इंटू 340 बाय 360। अब जहां तक कट रहा है वहां तक तो काट ही दो, वहां कौन मना कर रहा है। तो 34 ये तो गया, 34 और 36 2 से तो चला जाएगा, 17 डिवाइडेड बाय 18 आ जाए। अब क्या करना, कुछ नहीं, 18 को 17 से प्रॉपरली डिवाइड करो, 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक देखते हुए जहां तक आंसर दे रखा है, फिर 200 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो। ये प्रॉपर तरीका हुआ। अब मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाता हूं। अब यहां से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए, क्योंकि हमारे पास डेसिमल प्लेसेस है, तो हमें डिवाइड करने का आइडिया रहेगा कि कहां तक डिवाइड करते हुए ले जाना है। ये कह रहा है 2 ट्रेन्स आर मूविंग, ऐसा सेम प्रॉब्लम एज इट इज 2017-18 के आसपास आ गया था, तो मैंने उससे बेहतर ये वाला रख लिया। आगे भी रखे बहुत सारे प्रॉब्लम, देखना। कह रहा है 2 ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये रही ट्रेन 1 और ये रही ट्रेन 2। डायग्राम जरूर बना ले, अभी नहीं पता कौन ऑब्जर्वर है कौन सोर्स है। मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो ये इधर जा रही है विद 72, तुरंत मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो 20 मीटर पर सेकंड। ये इधर आ रही है और तुरंत मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, इसका हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। द फर्स्ट ट्रेन साउंड्स अ विसल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, तो फर्स्ट ट्रेन ने अपना बोबो बजाया, यानी फर्स्ट ट्रेन हमारे लिए सोर्स की तरह काम कर रही है, ठीक है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल हर्ड बाय पैसेंजर इन द सेकंड ट्रेन, तो सेकंड ट्रेन में बैठा हुआ पैसेंजर ऑब्जर्वर की तरह काम कर रहा है। मिल गया ना, देखो सोर्स और ऑब्जर्वर। अब तुरंत आप एसओ लाइन बनाएंगे, तो ये बन गई एसओ लाइन, ये डायरेक्शन हो गया पॉजिटिव, ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव, ठीक है ना। इसका साइन तुरंत साइन लिखेंगे, ये साइन सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है तो पॉजिटिव, ये ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ है तो नेगेटिव। तो ये चीज हमारे लिए सोर्स का काम कर रही है। तो वी एस का वैल्यू +20 हो गया, ये मैंने अलग से लिख दिया आपके समझने के लिए। वी ओ का वैल्यू -15 हो गया, ठीक है। एग्जाम होता तो डायरेक्ट ही करते, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब एफ डैश का फॉर्मूला V माइनस V माइनस, ऊपर ऑब्जर्वर का हिसाब किताब, तो -15, तो माइनस प्लस, नीचे हो गया 20। अब V की वैल्यू डाल दो। V की वैल्यू क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखी, तो हम लेते हुए वही 340 ही चलेंगे, ठीक है ना। तो F की वैल्यू बिल्कुल दे रखी है 1000, तो ये हो गया 340 + 15, तो डायरेक्ट ही कर लो, ये हो गया 355 डिवाइडेड बाय 340 - 20, तो 320 आ गया, ठीक है। यानी ये तो 1 से तो बढ़ाएगा, यानी आंसर 1000 से ज्यादा। अब देखो क्या कारनामा किया गया, 4 ऑप्शन दिए गए, चारों 1000 से ज्यादा, कैसे अंदाजा लगाओगे, ठीक है ना। और वैल्यू ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर दूर कोई 2000 दे रखा हो, 3000 दे रखा हो, ऐसा नहीं, सारे 1000 से ज्यादा ही है, 2000 से कम ही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें पंगा बहुत होता है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 320
355। चुपचाप से ऐसे तमीज से डिवाइड करो, एटलीस्ट हमें 4 प्लेसेस तक चाहिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1, 325 और इधर आ गया 3, डेसिमल लगाया, 350 आ गया, फिर से 1 से गया तो 320 आ गया और इधर बचा मेरे पास 30, ठीक है ना। 0 लगाया और अब ये इससे भी नहीं जाएगा तो 0 लगाया, ठीक है ना, एक 0 और ले लिया। अब ये किससे चला जाएगा ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर 10 लेते तो 3200, 9 ले लें तो 9 से चला जाना चाहिए, देखते हैं चला जाएगा, नहीं तो 8 ले लेंगे तो 0, 9 2 18, 9 3 27 और 1 28, तो 2880। तो इधर आ गया 0 2 1, तो 120 आ गया। तो 4 प्लेसेस तक हमने निकाल लिया, दिस इज मोर देन इनफ। तो एफ डैश की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1000 इंटू 1.109, आंसर आ गया 1109 हर्ट्ज। अब 1109 हर्ट्ज और 1108 हर्ट्ज एक डिजिट का अंतर है। जिस बेचारे ने यार राउंड ऑफ में खेलने की कोशिश करी उसका आंसर ही राउंड ऑफ हो जाना है, ठीक है ना, उसका आंसर ही नहीं आना। इसलिए यहां पंगे नहीं लेने, ऐसे तमीज से डिवाइड करना है और तमीज से आंसर निकालना है। यहां अपनी सारी कारीगरी धरी की धरी रह जाती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। राइट आंसर ए हो गया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है 2 कार्स, ये देखो नीट का प्रॉब्लम जो बोल रहा था ना मैं आया था वो ये था, देख लेना दोनों सेम ही है। 2 कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बस डेटा अलग अलग है, कैलकुलेशन कर लेंगे हम और वैल्यूज देख लो बिल्कुल नजदीक मिलेगी, डिवाइड करवा के मानेगा। 2 कार्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अदर विद स्पीड दिस एंड दिस। तो ये हो गई कार 1, ये हो गई कार 2। हमें नहीं पता कौन सोर्स कौन ऑब्जर्वर, बाद में निपट लेंगे। V1 का वैल्यू 22 मीटर पर सेकेंड एंड V2 इधर ही की साइड आ रहा है 16.5 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार ब्लोज अ हॉर्न हैविंग फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है और ये बोल पड़ा कि इसने हॉर्न दिया, तो ये चीज हमारे लिए सोर्स हो गई, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ड्राइवर ऑफ सेकंड कार, यानी ये चीज हमारे लिए ऑब्जर्वर हो गई। तो तुरंत हमने बनाई सोर्स ऑब्जर्वर लाइन, कंपोनेंट की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव ये डायरेक्शन नेगेटिव, साइन चिपकाए तो साइन का वैल्यू आ गया, इसके साथ आ गया नेगेटिव, इसके साथ आ गया पॉजिटिव, इसके साथ आ गया नेगेटिव, ठीक है। अब ये चीज हमारे लिए काम कर रही है सोर्स का और ये चीज हमारे लिए काम कर रही है ऑब्जर्वर का। मैं अलग से नहीं लिख रहा, इतना थोड़ा ना जगह होता है हमारे पास, डिवाइड भी तो करना है। तो एफ डैश का फॉर्मूला हो गया एफ वी माइनस ऊपर ऑब्जर्वर जिसकी वैल्यू होगी -16.5 माइनस प्लस 16.5, नीचे आ गया 22, ठीक है ना। अब v की वैल्यू देखो क्वेश्चन में दे रखी है 340, पुट करते हैं तो एफ डैश हो गया एफ कितना है 400, 340 प्लस 16.5 तो 356.5 और 340 माइनस 22 तो 318 हो गया। क्या करना पड़ेगा भैया, आंसर 400 से तो ज्यादा होगा, ये तो पता चल रहा है। चलो कुछ तो बचाया नीट वाले ने, ठीक है ना। 400 से ज्यादा होगा तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब जिनको डिवाइड करना नहीं आता वो हेड टेल कर लो, जो आ जाए वो टिक कर देना, और जिनको आता है वो चुपचाप कर लो, ठीक है ना। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। कितने प्लेसेस तक चाहिए, 3 प्लेसेस तक चाहिए, ठीक है ना। तो एटलीस्ट 3 तो प्लेसेस लाने पड़ेंगे। तो 318 356.5, 1 से चला जाएगा 318, इधर आ गया 0.5 और 16 में से 8 गया 8 और 4 में से 1 गया 3, तो 38.5, ठीक है ना। डेसिमल लगाया, डेसिमल लगाते ही बिंदी गायब हो जाएगी और 385 बचेगा। अगेन 1 से ही जाएगा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा फिर से इधर 318। 15 में से 8 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67, ठीक है ना। और हमने डेसिमल लगाया। अब ये जो चीज है ये 2 से चली जाएगी, तो 8 2 16 और 2 और 1 3, 3 2 6, बिल्कुल चली जा रही है। सॉल्व करते हैं, इधर आ गया 4, इधर 6 में से 3 गया 3, एक और प्लेस ले लेते हैं 0 लगा करके, फिर 1 आ जाएगा, दैट्स सेट, बस इतना बहुत है। तो एफ डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई 400 टाइम्स 1.12, ठीक है ना, इससे काम चल जाना चाहिए। ये 112 इंटू 4, तो आंसर आ गया 844, ठीक है ना, 448 हर्ट्ज। ढूंढो
परफेक्ट मिलेगा। तो 448 हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। तो मेरे ख्याल से अब इतनी देर में अकल आ गई होगी कि गलती से भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना, चुपचाप से तमीज से ऐसे डिवाइड करना है। कर लिया तो एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, नहीं करा तो -1 लेकर आओगे अगर गलत कर दिया तो सही से करना है सवाल। नेक्स्ट, ये कह रहा है इफ एन ऑब्जर्वर मूविंग विद वेलोसिटी v क्रॉसेस स्टेशनरी सोर्स देन चेंज इन फ्रीक्वेंसी। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। ऑब्जर्वर स्टेशनरी सोर्स को क्रॉस कर रहा है, दूसरा इसी तरीके का होता है सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर को क्रॉस कर रहा है। एक मैं कर देता हूं, एक खुद कर लेना। तो सबसे पहले ये रहा ऑब्जर्वर, ठीक है ना, जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है, और ये रहा सोर्स जो कि स्टेशनरी है, vs 0 है। तो पहले ये अप्रोच कर रहा था, भाई क्रॉस कर रहा है ना, तो पहले अप्रोच करेगा बाद में रिसीड करेगा। तो पहले अप्रोच वाला देख लेते हैं। अब अगर ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी। थोड़ा दिमाग भी लगाते हुए चलते ना, बहुत देर हो गई अपना ब्रह्मास्त्र चलाते चलाते। साइन कन्वेंशन, ये साइड नेगेटिव सोर्स से ऑब्जर्वर, ये साइड पॉजिटिव, तो इसका साइन हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। सॉरी, उल्टा लिख गया, सोर्स से ऑब्जर्वर पॉजिटिव, ऑब्जर्वर से सोर्स नेगेटिव। तो जो साइन कन्वेंशन मेरे पास आए, वापस से लिख दूं, तो ये पॉजिटिव, ये साइन हमारा नेगेटिव, और ये डायरेक्शन हमारी ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ है तो नेगेटिव साइन देगी। तो एफ डैश का वैल्यू हो गया एफ वी माइनस वी माइनस, ऊपर ऑब्जर्वर का हिसाब किताब, ठीक है ना, तो -v, और सोर्स अपना रेस्ट पर है। तो अप्रोच वाली जो फ्रीक्वेंसी मिली F1 लिख लो, तो F टाइम्स कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस माइनस प्लस स्मॉल v बाय कैपिटल V, ठीक है ना। तो ये तब की फ्रीक्वेंसी हो गई जब ऑब्जर्वर अप्रोच कर रहा है। आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी लिखना सीखते हैं। अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी, बढ़ी हुई तब मिलेगी जब सामने बड़ा साइन आए, ठीक है ना। तो सामने वाली चीज बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी। यही इनवर्स में होता तो नेगेटिव साइन आने पर बढ़ जाती, मतलब डिफरेंस आने पर बढ़ जाती, एडिशन आने पर कम हो जाती। वही डिनोमिनेटर कम होगा तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो न्यूमरेटर कम होगा, वैसे करके चल सकते हो। अब F1 हमने लिख लिया, अब रिसीड का देख लेते हैं। रिसीड में ये ऐसे निकल गया, ठीक है ना, V से। अब ये एसओ लाइन हो गई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और मैं तो डायरेक्ट भी बता दूंगा। तो F2 का वैल्यू अगर देखोगे, अब क्योंकि ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो डायरेक्ट लिखोगे तो V माइनस V बाय V आ जाएगा, डायरेक्ट हो गया। वैसे चलना है तो वैसे चल लो, ठीक है ना, इसका साइन पॉजिटिव हो गया, पुट कर लो अपने इसके अंदर, यही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो अगर धीरे धीरे डायरेक्ट की भी आदत पड़ रही है तो भी बुरी नहीं है, बट रट करके पड़ रही है तो बुरी है, ठीक है ना। ऐसे चलते हुए पड़ रही है, समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है, पास जाने पर बढ़ेगा, दूर जाने पर कम होगा तो अच्छा है, बट अगर रट करके कर रहे हो तो बुरा है, ठीक है ना। अब हमें चेंज इन फ्रीक्वेंसी चाहिए, बाद की कम है पहले की ज्यादा है। तो डेल्टा एफ का वैल्यू देखें तो ये माइनस ये करना पड़ेगा, वी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे, तो 2FV स्मॉल v बाय कैपिटल V। अब f तो नहीं दे रखा उसने, n दे रखा है, कोई बात नहीं, तो 2NV बाय कैपिटल V। तो देखते हैं, तो 2NV बाय कैपिटल V के हिसाब से हमारा राइट आंसर हो गया डी वाला, ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब ये साफ चिल्ला रहा है कि भाई मेरे कंपोनेंट कर लो, ठीक है ना। सवाल पढ़ते हैं, पर्सन P 600 मीटर अवे, ये रहा पर्सन P 600 मीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन वेयर ट्रेन इज अप्रोचिंग, ये रहा स्टेशन, ठीक है ना, जिसकी तरफ ट्रेन अप्रोच कर रही है, ये रही ट्रेन विद 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी स्पीड हो गई ट्रेन की 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। When 800 मीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन फाइंड द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द पर्सन, ये ठीक है ना। अब पर्सन ये रहा, तो ये रहा ऑब्जर्वर और ये रहा सोर्स, ठीक है ना, और ये हो गई एस से ओ वाली लाइन, एसओ लाइन। तो करने पड़ेंगे इसके कंपोनेंट, चाहिए होगा एंगल। अब एंगल कैसे आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल से। 800 600 तो ये हो गया 1000, ठीक है। ट्राइंगल बन गया 3 4 5, रेशियो ले लो ना यार इसका अपना, इसमें 100 और 200 से डिवाइड मार दो तो ये हो जाएगा 3 4 5। तो थीटा की वैल्यू सीधे मिल गई 37। बाई चांस जिनको नहीं आया वो कैसे करेंगे, तो थीटा ही लिखा रहने दो, कैसे क्या करेंगे, ठीक है ना। आप थीटा ले लो, तो इसका इधर कंपोनेंट हो गया 20 कॉस थीटा, तो VS की वैल्यू हो गई 20 कॉस थीटा, वहां लिख के बताता हूं। तो VS की वैल्यू हमारे पास आ गई 20 कॉस थीटा। अब
cos थीटा राइट एंगल ट्राइंगल से डाल दो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जिनको नहीं आया एंगल कोई बात नहीं, ऐसे भी चल जाएगा अपना काम। तो 800/1000 तो 16 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई वीएस की वैल्यू। साइन तो लगाने पड़ेंगे, कहां से कहां की तरफ, सोर्स से ऑब्जर्वर, यानी यहां से यहां की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव और ये वाली हो गई नेगेटिव। तो अब आप चेक करो, ये सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ है तो साइन पॉजिटिव हो जाना चाहिए, तो इसका साइन हमारे पास पॉजिटिव आ गया। ऑब्जर्वर कहां है भाई वो वहीं पर चुपचाप पड़ा हुआ है, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हो गई 0, एफ डैश वी माइनस वी माइनस, तो ऑब्जर्वर तो रेस्ट पर है। अब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी, बढ़ी हुई मिलेगी तो डिनोमिनेटर में हमारा सब्ट्रैक्शन होना चाहिए। देख लो सब्ट्रैक्शन ही आ रहा है, राइट। अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, वो रट करके करोगे तो मजा नहीं आता सवालों में। तो अब सॉल्व करते हैं। तो एफ डैश की वैल्यू आ गई, एफ का वैल्यू डाल देते हैं 800। स्पीड ऑफ साउंड 340 है, तो 340 तो ऊपर रहा और नीचे 340 माइनस 16 करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 324। ठीक है, अब क्या करना है, आंसर 800 से ज्यादा। अब देखो चारों के चारों में से एक तो चलो काट ही दो क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। तो 800 से ज्यादा 3 है, अब 3 में तो हेड टेल भी नहीं होता ठीक है ना, तो मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर लेते हैं और 3 डेसिमल 4 प्लेसेस तक करना पड़ेगा अपने को। तो 324। अच्छा, इसको थोड़ा सा और भी काट सकते हो अगर वैल्यू छोटी, पर फिर भी तो डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो पहले ही कर लो। तो ये कोई फायदा नहीं देगा इसको कट करना, ठीक है ना, ऐसे ही रहने दो। तो मैं इधर डिवाइड करता हूं 324 और 340, तो 1 से गया 324 और इधर हमारे पास आ गया 16, डेसिमल लगाया 0, नहीं जाने की 0, 1600 आ गया। अब 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और आई थिंक 5 से तो नहीं जाएगा, करके देख लेते हैं। तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 11 12, 5 3 जा 15 और 1 16, बड़ा हो गया ना, तो नहीं जाएगा। तो 4 से करो, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 3 जा 12, तो 1296 आ गया। इधर आ गया 4, इधर हो गया 0 और यहां पर आप चेक करोगे 5 में से 2 गया 3, 304 आ गया। ठीक है, परफेक्ट है। 0 लगाया, अब 3040 आया तो 9 से चला जाना चाहिए। तो 9 अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 9 जा 36, 9 2 जा 18, 18 और 3 9 10 11 21 और 2 9 3 27 28 29, बिल्कुल चला गया। अब जो भी बच रहा हमारे काम का नहीं, हमें 4 वैल्यू मिल चुकी है। तो एफ डैश की वैल्यू हो गई 800 1.049, तो 104.9 इंटू 8, तो 8 9 जा 72, 7 8 4 जा 32, 32 और 7 39, तो 3, तो 839.2 हर्ट्ज इसका आंसर होना चाहिए। तो 839.5 आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि इसके बाद का भी एक नंबर लिया गया होगा जिसको राउंड ऑफ करके ही आंसर दिया गया, बट इतने से तो यार पता चल गया 839.2 तो आंसर है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसके अंदर बी हो गया। आई थिंक इतना समझ आ गया होगा, बट एक ही चीज है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, अप्रोक्सीमेशन से काम नहीं चलते इसमें। नेक्स्ट देखो, AIPMT 2015 का, तो मैं कंसेप्ट सिखाते जा रहा हूं। कंपोनेंट वाले उस पे बेस जो सवाल आए वो मैंने रख लिए, ट्रेन वाला उस पे बेस जो सवाल था वो मैंने रख लिया। अब इसको सीखते हैं। अच्छा, इसमें भी साफ पता चल रहा है, सोर्स इधर भाग रहा है, कितनी वेलोसिटी दे रखी है 19.4, कितनी गंदी वेलोसिटी है, पर है तो है, करना पड़ेगा। ये 60 डिग्री कंपोनेंट किया, तो इधर साइड आया 19.4 cos 60, तो 19.4 ये हो गया VS इंटू हाफ, तो ये हो गया 9.7 और अपना ऑब्जर्वर चुपचाप पड़ा हुआ देख रहा है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, तो इसका साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर के पास, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी, डिनोमिनेटर में नेगेटिव ही बना रहेगा, ठीक है ना। तो एफ डैश का फॉर्मूला डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, एफ वी बाय वी माइनस वी एस। आप समझ गए। अब हमने साइन कन्वेंशन को भी साइड कर दिया, डायरेक्ट ही हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़िया है, अगर आ जाए तो अच्छा ही है। तो एफ की वैल्यू हमारे पास होगी 100, स्पीड ऑफ साउंड 330 लेनी है, ये भी चेक कर लिया करो, पता चले आप ले बैठे 340 और वो धीरे से लिख गया 330, फिर और कैलकुलेशन कर ली, चेंज करना पड़ेगा। तो एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय 330 माइनस 9.7, तो 330
माइनस 9.7, तो 100 इंटू 330 डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास आ जाएगा 320.3, तो 320.3 और डिवाइड करना पड़ेगा बिल्कुल, मतलब पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा डिवाइड करने में। ये यहां गया तो 3300 को 3203 से डिवाइड करते हैं, और मेरे घर का तो है नहीं, आपके एपीएमटी का ही सवाल है, वो भी डिवाइड मांग रहा है, राउंड ऑफ में काम नहीं चलेगा। हाँ चेक कर सकते हैं, तो आंसर 100 से ज्यादा होगा। अब 100 से ज्यादा में दो तो है, एडटेल से चल सकता है पर चलाना तो नहीं है ना, तो इसमें से कौन कौन सा नहीं है उनको रिजेक्ट कर दो। ये नहीं है ये नहीं है, या तो ये है या ये है। अब चेक कर लेते हैं कौन सा वाला एग्जैक्टली फिट बैठेगा। तो 1 से गया तो 3203, इधर आ गया अपना 10 में से 3 गया 7, यहां आ गया हमारे पास 97, डेसिमल लगाया 0, छोटा नंबर पड़ रहा है, फिर 0, एक और आ गया। अब ये चला जाना चाहिए 3 से, तो 3 से 3 3 जा 9, 0 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, बिल्कुल चला गया। तो रिजल्ट में आ गया इधर आ गया 1, इधर हो गया 9, 91, ठीक है ना। अब 91 फिर नहीं जाएगा, 0 लगाया, फिर एक 0 लगाया, ठीक है ना, तब जाकर के हमारे पास ये 9100 आ गया। बट आई थिंक 1.03 से हम काम चला लेंगे, 3 ही प्लेस तक हमें निकालना है, तो ज्यादा माथा पच्ची की जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा। 1.03 है तो आंसर 103 हर्ट्ज हो गया। क्यों बेकार में ये थोड़ा ना हमें डिवाइड खेलना है बैठ करके एग्जाम में, जितने से आ जाए उतने में लगा दो टिक। तो 103 हर्ट्ज हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये कुछ मेरे स्पेशल प्रॉब्लम्स हैं। एसएचएम करते हुए ब्लॉक में डॉपलर इफेक्ट कितना होगा, फिर सर्कुलर वाले में, ये जो स्पेशल है ना ये डायरेक्ट फंसते हैं एग्जाम में। तो जब ये डायरेक्ट फंस जाते हैं तो स्टूडेंट खुश हो जाते हैं, अरे यार लेक्चर वाली सारी चीजें आ गई। तो ये स्पेशल सेट ऑफ प्रॉब्लम है, जो किस्मत अच्छी हो गई तो मिल जाएंगे, ठीक है ना, नहीं तो न्यूमेरिकल तो मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको क्या करना है, देखो ये ब्लॉक अपना स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है, ऑब्जर्वर यहां चुपचाप मूर्ति बना खड़ा हुआ है, ठीक है, ये रेस्ट पर है, इसके 2 बड़े बड़े कान है, ये आप देख ही रहे, मैंने यहां लगा रखे हैं। VO0 आप पे हंस रहा है, ठीक है ना। कहता है कि बताओ मेरे को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहां सुनाई देगी, ठीक है ना। अब स्टूडेंट पागल हो जाता है इसके अंदर, कहता है सर इसमें क्या है सर, मैक्सिमम जब ये यहां होगा तो सुनाई देगी, मिनिमम जब यहां होगा तो सुनाई देगी। तो क्या समझा वो स्टूडेंट, ये समझा कि जब डिस्टेंस कम होगा तो मैक्सिमम होगी, यही तो समझे ना, तभी तो आपने ये बोला। और जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो मिनिमम होगी, यानी आप डॉपलर इफेक्ट को डिस्टेंस से रिलेट करने लगे, जबकि ये चलता है रिलेटिव मोशन से, रिलेटिव वेलोसिटी से। तो जहां वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ज्यादा होगी वहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, और जहां रिसीड की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहां फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। तो भाई एसएचएम में मीन पोजीशन पर ही वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पर तो वेलोसिटी हो जाती है 0। तो जब ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी तो सोर्स की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सही है। तो इन पोजीशन पर, और ऑब्जर्वर वैसे ही रेस्ट पर, तो इन पोजीशन पर जब ये बोपो होगा ना तो फ्रीक्वेंसी ना बढ़ी हुई सुनाई देगी ना घटी हुई सुनाई देगी, एफ डैश की वैल्यू एफ के बराबर हो जाएगी, V बाई V कट जाना ऊपर नीचे से, ना सोर्स है ना ऑब्जर्वर चल रहा है। तो इन जगह पर जो आपका वहम था फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मिनिमम होगी, तो भैया यहां तो उल्टा ही निकला, फ्रीक्वेंसी ना मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, फ्रीक्वेंसी एज इट इज होगी, है ना, गजब। नेक्स्ट, तो एट मीन पोजीशन फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब अप्रोच करते वक्त वेलोसिटी हो गई ए ओमेगा, ठीक है ना, किसकी, सोर्स की। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बिना ब्रह्मास्त्र के, वो हो गई एफ वी। अब सोर्स आ रहा है, पास आ रहा है, तो V माइनस ए ओमेगा हो गया मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू लिखना है तो दूर जाते वक्त होगा यहां पर, ठीक है, मीनी पोजीशन पर एफ वी अपॉन V प्लस ए ओमेगा। बहुत हद हो जाती है, रेशियो पूछ डालते हैं, एफ मैक्स बाय एफ मिन, तो कौन सा पहाड़ तोड़ना है, एफ मैक्स बाय एफ मिन का रेशियो हमारे पास आ गया V प्लस ए ओमेगा बाय V माइनस ए ओमेगा। कितना आसान, ठीक है ना, बट कंसेप्ट सॉलिड होना चाहिए। तो ध्यान रखना, सेपरेशन नहीं देखना, रिलेटिव वेलोसिटी देखनी है। जहां मैक्सिमम होगी अप्रोच की वहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, सेपरेशन की मैक्सिमम होगी वहां फ्रीक्वेंसी मिनिमम, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ये था एसएचएम का कंसेप्ट। नेक्स्ट आप देख रहे हो इसके अंदर बीट्स आ गया, मैंने बोला था ना पिछले लेक्चर में बीट्स तो कभी जाएगा नहीं, तो आखिरी तक चलता रहेगा अपने साथ। अब क्या कहानी है, ये 2 ट्यूनिंग फोर्स है जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको एफ दे रखी है, ऑब्जर्वर पहले बीच में खड़ा हुआ था,
रुका हुआ था। तो दोनों से जो इसकी वेव्स आ रही होंगी, जो इसके दोनों कान में जा रही होंगी, ठीक है ना, तो वो एफ फ्रीक्वेंसी की होगी और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो बीट शो होना नहीं। अब क्या हुआ, इन भाई साहब को पता नहीं क्या हुआ, ये इसकी तरफ चलना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो ऑब्जर्वर इधर साइड जाना शुरू कर दिया। तो अब ये अगर 2 की तरफ जा रहा है तो 2 के पास जा रहा है और 1 से दूर जा रहा है, तो 1 वाले की फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगी और 2 वाले की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो अब जो दोनों वेव घुसेंगी, एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी की एक कम फ्रीक्वेंसी, तो इसके कान बजना शुरू हो जाएंगे टाइम के साथ साथ, मतलब बीट सुनाई देगा और दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बीट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्वेश्चन की कहानी तो समझ आ गई। अब हमें वही बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो पहले 1 और इसको देख लेते हैं। तो ये 1 से ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, विरम ब्रह्मास्त्र करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हो गई एफ, ऑब्जर्वर जा रहा है, सोर्स तो रेस्ट पर है, तो नीचे तो वी रहेगा। अब ये फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, तो यहां सामने v माइनस वी नॉट आना चाहिए। अब चेक करके देख लो, ये हो गया सोर्स से ऑब्जर्वर, तो इसका साइन हो गया पॉजिटिव, तो ये v माइनस वी नॉट ही बना रहेगा। डायरेक्ट लिखना भी आना चाहिए। यहां देखते हैं 2 के पास जा रहा है, तो पास जाने पर फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। तो F2 का वैल्यू होना चाहिए F V प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय V। अब चेक कर लो, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ऑब्जर्वर, ये साइन हो गया पॉजिटिव, ये साइन हो गया नेगेटिव, तो इसका साइन नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन गया। जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, वो हो गया F2 माइनस F1। डिफरेंस लेते ही V वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, 2f v नॉट बाय v इसकी बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आई थिंक मजेदार था, समझ आ गया होगा। डीआईसी वर्मा का जनरलाइज कंसेप्ट था जो मैंने आपको दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसी पे बेस्ड ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम है, पढ़ो। कह रहा है 2 whistle A and B produces note of frequency 660 and 596। तो 2 whistles है, ये whistle A, ये whistle B है। इसकी फ्रीक्वेंसी A की 660 हर्ट्ज है और B की जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो 596 हर्ट्ज है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। पिछले में तो फ्रीक्वेंसी दोनों की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सेम थी, ठीक है ना, यहां दोनों की अलग अलग कर दी। देयर इज अ लिसनर एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द, तो ये रहा बीच में कोई ऑब्जर्वर, तो इसके तो कान अभी भी बज रहे होंगे क्योंकि दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है और 660 माइनस 596 है, तो ये डिफरेंस अपना ज्यादा है। ज्यादा होने से क्या होगा कि बीट तो नहीं सुनाई देगी इसको, क्योंकि 10 से ज्यादा है ना डिफरेंस आप चेक कर लो, तो ये तो 64 के आसपास है, तो डिफरेंस अगर 64 हर्ट्ज है तो बीट कहां सुनाई देगा, वो तो बहुत तेज हो जाएगा, मतलब साउंड का घटना बढ़ना। तो ये तो इतने परसेंटेज है नहीं इसके कान, इसके आपको कैसे पता आ रहा है, तो इंसान ना, तो इतने परसेंटेज है नहीं, तो बीट फ्रीक्वेंसी तो होगी बट हमें सुनाई नहीं देंगे बीट्स, ठीक है ना, इसलिए वो पूछ भी नहीं रहा होगा। अब आगे क्या कहता है, बोथ द विसल B and listener start moving with speed this much away from whistle A। किताब एक नहीं, दोनों के दोनों चल रही है, पता नहीं क्या नाराज हुए कि इधर साइड 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, ये भी इधर साइड 30 मीटर पर सेकंड से चल दिया, तो इनके बीच में तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। देख लो ना, दोनों की वेलोसिटी 30 है, कोई रिलेटिव मोशन कहां है, ठीक है ना। तो ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा B की एफ बी डैश, वो तो एफ बी के ही बराबर होगी। आपको सर ये वेलोसिटी है, तो अरे पुट कर लो यार, कट जाएगा, ऊपर नीचे का डेटा सेम आ जाएगा, चाहिए तो चेक करा देता हूं। तो एफ बी वी माइनस, अब ऑब्जर्वर का डेटा, ये हो गया सोर्स से ऑब्जर्वर, ये हो गया ऑब्जर्वर से सोर्स, ठीक है ना, इसका साइन हमारा आ गया नेगेटिव, इसका साइन भी हमारा आ गया नेगेटिव, दोनों अपने पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए और ऊपर नीचे से धड़ाम से कट गए। तो मैंने तो वही डायरेक्टिव बोल दिया था आपको। चलो हटाते हैं, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे और मैं इसको हटा दूं ज्यादा ठीक है। तो एफ बी डैश का वैल्यू एफ बी के बराबर है, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, पर इसके बीच में तो है। अच्छा, और यहां पर सोर्स से ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो एफ ए डैश की वैल्यू कम हो गई होगी, तो ये हो गई कि एफ ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, तो v माइनस वी रहना चाहिए, घटा हुआ रहना चाहिए, और सोर्स तो वैसे का वैसे ही है। तो एफ ए डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई एफ की वैल्यू कितनी थी 660, v माइनस वी नॉट, एंड v माइनस वी नॉट इज 330 दे रखा है, v नॉट दे रखा है 30, तो 330 माइनस 30 विच इज 300 डिवाइडेड बाय 330, और एफ बी डैश हमारे पास ये एफ ए डैश की वैल्यू होगी। एफ बी डैश की वैल्यू तो एफ बी के बराबर है, 596 के बराबर है। क्या पूछना चाह रहा है, हाउ मेनी बीट आर हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, तो हमें बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। पहले तो नहीं था,
मगर बीट तो था पर सुनाई तो नहीं दे रहा, ठीक है ना, क्योंकि 64 था डिफरेंस। अब देखें कितना आता है। अब अगर आप चेक करोगे तो डिफरेंस होगा 660 से तो कम हो जाएगा। पहले तो ये उड़ा दो, और थोड़ा छोटा हो रहा है, ये 10 हो रहा है और इधर 11 हो रहा है, बचे बहुत सारी कैलकुलेशन बचा दी। तो 11 10 से चुपचाप से आप डिवाइड करें, नहीं 11 क्यों 10 से डिवाइड करें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और करें। ये 60 से कट गया यार, ये 600 आ गया। लो FA डैश की वैल्यू बड़े बच गए, मतलब उम्मीदें कम होती हैं डॉपलर इफेक्ट में कैलकुलेशन से बचे, बट बच गए। तो ये आ गया 600 हर्ट्ज और FB डैश हो गया 596 हर्ट्ज। अब तो बिल्कुल बीट सुनाई देगा। तो F बीट का वैल्यू हमारे पास हो गया 4 बीट पर सेकेंड। कब कब सुनाई देगा? 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ठीक है ना, जैसा पिछले लेक्चर में सिखाया था बीट वाले में। तो बीट फ्रीक्वेंसी 4 बीट पर सेकंड आ गई। राइट आंसर आप देखो हमारा बी वाला हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चल रहा हूं। सर्कुलर मोशन बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से सुने, ठीक है ना। तो अब सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट यह कहता है ऑब्जर्वर सर्कल के प्लेन में और डी डिस्टेंस पर है। तो जब डिस्टेंस दे रखा हो, फाइनाइट दे रखा हो और लार्ज डिस्टेंस दे रखा हो, तो सर्कुलर मोशन में दो अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं। पहले मैं बताऊं हो क्या रहा। इस वेसल को सर्कुलर मोशन में घुमा रहे, ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी ले लो या VS की टेंजेंशियल वेलोसिटी ले लो R ओमेगा से। तो कहता है बताओ कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम। अब यहां भी स्टूडेंट वहम का शिकार, ठीक है ना। तो वो ये सोचता है कि ये यहां पर जो होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। नाम पते भी डाल देता हूं, PQRS। तो वो सोचता है कि P और Q, ये Q और S पर एक पर मैक्सिमम होगा, एक पर मिनिमम होगा, क्योंकि एक में पास है एक में दूर है। अभी तो सीखे थे ऐसे टाइम में पास और दूर से फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी से पड़ता है। तो यहां तो सोर्स की वेलोसिटी ही SO के परपेंडिकुलर हो गई, तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आएगा और ऑब्जर्वर अपना रेस्ट पर है, सोर्स का कंपोनेंट भी 0 हो गया, तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल सुनाई देगी। तो इस जगह पर जो फ्रीक्वेंसी ये भाई साहब सुनेंगे तो FQ FS की वैल्यू F के बराबर होगी। तो कहां मैक्सिमम कहां मिनिमम। अब दूसरा वहम आता है, यहां मैक्सिमम क्योंकि यहां आ रहा है और यहां जा रहा है तो यहां मिनिमम। जी नहीं, यहां भी नहीं, क्योंकि डिस्टेंस फाइनाइट है। तो क्या करेंगे आप, टेंजेंट बनाओ, इसके कान पकड़ो, सीधे टेंजेंट बनाओ, यहां भी टेंजेंट बनाओ। तो जब अपना ये भोपू इस टेंजेंशियल लाइन पर पहुंचेगा, जब इसकी वेलोसिटी सीधे इसकी तरफ होगी, ठीक है ना, R ओमेगा, इस जगह पर मैक्सिमम होगा। और सिमिलरली जब ये भोपू यहां पहुंचेगा और रिसीड करने वाली वेलोसिटी इस टेंजेंट की तरफ होगी, कितनी, R ओमेगा, तो यहां मिनिमम सुनाई देगा। सही है, ये फाइनाइट डिस्टेंस का कंसेप्ट है। अब क्या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या मिनिमम, वो तो बच्चों का खेल है, निकाल लेते हैं। तो FV ऑब्जर्वर तो चल नहीं रहा, अब डिनोमिनेटर में आना है, मैक्सिमम के लिए नीचे माइनस आएगा, मिनिमम के लिए प्लस आएगा, तो V माइनस R ओमेगा और F मिनिमम ये हमारे पास हो गया FV V प्लस R ओमेगा। तो आई होप आपको बड़े आराम से समझ आ गया होगा। अब यही चीज अगर ऑब्जर्वर एट लार्ज डिस्टेंस पर हो, तो लो भाई उसके कान काट के हमने लार्ज डिस्टेंस पे लगा दिए, तो यहां पर तो यार अब तो बात ही बेकार है। यहां पर और यहां पर तो फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देगी वो एक्चुअल सुनाई देगी। अब मैक्सिमम का, क्योंकि डिस्टेंस लार्ज है या कुछ बोला नहीं गया कितना है, तो हम लार्ज ही लेते हुए चलेंगे। तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ना, यही ऑलमोस्ट टेंजेंट का काम करेगा, ठीक है ना। तो इस जगह पर ही आप मैक्सिमम ले लेंगे और इस जगह पर आप मिनिमम ले लेंगे, जब डिस्टेंस लार्ज हो या कुछ उसके बारे में बोला ना गया हो, ठीक है ना। फॉर्मूला वही सेम आएगा। तो F मैक्स का फॉर्मूला हो गया FV अपॉन V माइनस R ओमेगा। F min का फॉर्मूला हो गया FV अपॉन V प्लस R ओमेगा। तो देर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, हाँ थोड़े से कंसेप्ट में चेंज है, लोकेशन में चेंज है, ये ध्यान रखना है। तो ये था सर्कुलर मोशन में डॉपलर इफेक्ट, मजेदार था, ठीक है ना। अभी आगे सिखाता हूं, पर पहले सवाल देखो पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है if a source sounding a whistle with a constant frequency moves in a circle and frequency observed by observer O when the source is at point A, B and C, तो कहां की ज्यादा कहां की कम वो हमें पता करके देना है। देखो A पर अप्रोच कर रहा है तो A वाली तो मैक्सिमम मिलेगी, B वाली हमें, C वाली हमें मिनिमम मिलेगी और B वाली हमें एक्चुअल मिलेगी। ये तो हमें अब समझ आ चुकी है इतनी गणित। तो न्यू A सबसे ज्यादा, फिर न्यू B और सबसे छोटा न्यू C। तो न्यू A ग्रेटर देन न्यू B ग्रेटर देन न्यू C, राइट आंसर हमारा A वाला हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट, ये है परफेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये कह रहा है
अ वेसल इज रोटेटेड विथ 2 रोटेशन पर सेकेंड, तो ओमेगा हो गया 2 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, मतलब 4 पाई रेडियन पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू मिल गई। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, रेडियस दे रखा है 1 मीटर, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हमें मिल गई आर ओमेगा के हिसाब से 4 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अ लिसनर इज सिटिंग इन अ प्लेन ऑफ द सर्कल आउटसाइड द सेंटर, और ये बोल ही नहीं रहा कि कितना आउटसाइड, लार्ज लेते हुए चल लेते हैं। कहता मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो बता दो, तो यार लार्ज हो या फाइनाइट हो, रेशियो और वैल्यू तो वही आने, तो मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो एफ मैक्स का वैल्यू हो गया, ये वी एस हो गया, फिर हमारा एफ मैक्स का वैल्यू हो गया एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस विच इज 4 पाई। एफ मिन का वैल्यू हो गया एफ वी अपॉन वी प्लस 4 पाई। अब आपको तो रेशियो चाहिए, तो एफ मैक्स बाय एफ मिन का रेशियो मेरे पास आ गया वी प्लस 4 पाई बाई वी माइनस 4 पाई। अब आप आंसर चेक कर लो भाई, ठीक है ना, v प्लस 4 पाई बाई वी माइनस 4 पाई, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। मजेदार है डॉपलर इफेक्ट, अब आपको पढ़ने में भी मजे आ रहे होंगे कि एक ही ब्रह्मास्त्र पूरा डॉपलर नचा जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लिफ या इको का सवाल और मूविंग वॉल का सवाल। इस सवाल को करने के 2 मेथड हैं, एक तो शुद्ध मेथड लेंदी मेथड, दूसरा ऑप्टिक्स का मेथड, ठीक है ना। तो दोनों मैं सिखाऊंगा। पहले इसको देखो, कहानी ये चल रही है कि ये, चलो इसको थोड़ा सा ना, चल भाई तू एक काम कर, नीचे आ जा, वहां कार के ऊपर क्या कर रहा है, तो इसको पकड़ के नीचे लाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अपना ऑब्जर्वर है आ नहीं रहा यार, अलग से ही बनाना पड़ेगा मेरे को, तो इस ऑब्जर्वर को पकड़ करके हम नीचे ले आते हैं, यहां पर लगा देते हैं। अब बढ़िया सा सवाल हो जाएगा तैयार। अब कहानी ऐसी है कि यहां पर ये कार वॉल की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो इस इंसान को 2 तरीके की आवाजें सुनाई दे रही होंगी, एक तो जो कार से डायरेक्ट आ रही होगी, वो तो हम आराम से निकाल लेंगे, दूसरी जो कार से दीवार की तरफ गई और फिर रिफ्लेक्ट होकर के इसके पास आई। क्योंकि दोनों आवाजें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की हैं, तो इसके कान बजेंगे, यानी बीट पूछा जा सकता है आपसे। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम क्लिफ और वॉल ये कैसे हैंडल किया जाता है, सुनो। देखो आपने शायद सुना हो, ठीक है ना, कहावत दीवार के भी कान होते हैं, ये डॉपलर ने निकाली थी। हमको क्या सर मजाक कर रहे हो, तो देखो बस ये मजाक में ही कंसेप्ट है, आप सुनो। तो दीवार के भी कान होते हैं, तो क्या होता है बिफोर रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में ये जो दीवार है ये हमारे लिए ऑब्जर्वर का काम करती है, ठीक है ना। अब जहां जो सोर्स है वो तो ऑब्वियसली सोर्स का ही काम करेगा, तो कार हमारे लिए सोर्स का काम कर रही है, दीवार हमारे लिए ऑब्जर्वर का काम कर रही है। समझ गए आप मेरी बात। और दीवार के भी कान होते हैं का मीनिंग यहां पर पूरा का पूरा अपने आप को जस्टिफाई भी कर रहा है। हम क्या करेंगे, पहले ये पता करेंगे कि दीवार ने क्या सुना। अब दीवार ने जो सुना वही अगले को सुनाएगी, ठीक है ना। तो इस डायलॉग पे अगर आप फोकस्ड रहते हो तो कंसेप्ट पे टिके रहोगे। तो बिफोर रिफ्लेक्शन में वॉल एक्ट एज ऑब्जर्वर एंड कार एक्ट एज सोर्स, ठीक है ना। तो कार हो गया सोर्स, वॉल हो गया ऑब्जर्वर। अच्छा, अब सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ऑब्वियसली बड़ी हुई होगी, ठीक है ना, क्योंकि सोर्स जा रहा है। तो डिनोमिनेटर में v माइनस वीसी होना चाहिए, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो ऊपर भी आ गया। गेम समझ गए, बिना साइन कन्वेंशन के डायरेक्ट किया, आप चाहिए साइन लगा लो। अब पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 है आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसको मैं हटाऊं, इसको भी हटाऊं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन को हम देखते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ये जो वॉल है ये काम करने लगती है सोर्स का, ठीक है ना। तो इसको बना दो वोपो, और ये फ्रीक्वेंसी कितनी एमिट करी, एफ नहीं करेगी, जो इसने सुनी है, यानी अब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगी, ठीक है ना। और जो अपना एक्चुअल ऑब्जर्वर है, यानी ये पर्सन है, कार के ऊपर बैठा होता तो कार और ये पर्सन ही ऑब्जर्वर का काम करने लगते, ये एक्ट कर रहा है एज ए ऑब्जर्वर, ठीक है ना। क्योंकि सोर्स भी रेस्ट पर है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट पर है, तो ये भाई साहब जो फ्रीक्वेंसी सुनेंगे वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी F1 के बराबर होगी। अगर ये चल रहे होते तो फिर अपना वही ज्यादा कम वाला हिसाब किताब लगा के चेक कर लेते। तो F2 की वैल्यू मेरे पास आ गई F1 यानी V बाय V माइनस VC, ठीक है ना। तो जो रिफ्लेक्शन के बाद की फ्रीक्वेंसी है वो निकालने का ये तरीका हुआ। 2 पार्ट में इसको निकालते हैं। बिफोर रिफ्लेक्शन वॉल एक्ट एज ऑब्जर्वर, आफ्टर रिफ्लेक्शन वॉल एक्ट एज सोर्स, ठीक है ना। ये तो हो गया लेंदी मेथड, सिंगल स्टेप। तो सिंगल स्टेप है कंसेप्ट ऑफ प्लेन मिरर।
ठीक है भाई, वॉल क्या कर रही है, मिरर की तरह ही तो काम कर रही है, जो सुन रही है वही सुना रही है, मतलब बिफोर रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे। तो आप क्या करेंगे, ये जो वॉल है, ठीक है ना, ये जो वॉल है इसके सामने ये रहा सोर्स हमारा, जो कि वोपो लेकर के चल रहा है वीसी से, वॉल अपनी ऑब्वियसली रेस्ट पर है, ये रहा पर्सन, ठीक है ना। तो हमें पता करना है आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे क्या सुनाई दिया, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन इसे क्या सुनाई दिया। तो किसका साउंड रिफ्लेक्ट हुआ, इसका। तो आप फटाफट से इसकी इमेज बना लो, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे कहां से आती है, इमेज से ही तो आती है। तो जिसका रिफ्लेक्शन के बाद साउंड सुनवाना है, यानी जो सोर्स है उसकी आप एक इमेज बना दो। तो आपने इमेज बना दी, तो ये हो गई इमेज ऑफ सोर्स, ठीक है ना, जो कि इधर की तरफ जाएगी वीसी से। अब आपको इससे निकलने वाली आवाज इसको पहुंचानी है, यही हो जाएगी रिफ्लेक्टेड वाली आवाज, ठीक है ना। तो देखो डायरेक्ट निकाल रहा हूं, आंसर तो आपके सामने था ही था, एफ डैश इक्वल्स टू एफ, कौन चल रहा है कौन रेस्ट पर है, तो ऑब्जर्वर अपना रेस्ट पर है, सोर्स अपना, ये अपना सोर्स का काम कर रहा है, चल रहा है और ऑब्जर्वर के पास जा रहा है। ऑब्जर्वर के पास जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई देगी सोर्स की, तो नीचे आ जाएगा V माइनस वीसी, ऊपर रहेगा V। आंसर चेक कर लो, यही हमारा आंसर फाइनल स्टेप में था। तो मेरे ख्याल से आपको ये तरीका ज्यादा समझ आया होगा। एक बार वापस से रिवाइज करा दूं कि अगर हम क्लिफ या वॉल से रिफ्लेक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो जिसको आवाज सुनवानी है वो तो हो गया ऑब्जर्वर, जिसकी आवाज सुनवानी है रिफ्लेक्शन के बाद वो हो गया सोर्स। तो सोर्स की फट से इमेज बना दो, और वो इमेज अब हमारे लिए रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालने में हमें हेल्प करेगी। दैट्स व्हाई एक्ट एज सोर्स। अब आप अपना एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा के सवाल सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इस पे प्रॉब्लम नीट 2016 का, लो ताजा प्रॉब्लम मिल गया आपको। ये कह रहा है अ सायरन एमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना मूव अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर टुवर्ड्स अ क्लिफ। तो ये रही क्लिफ, वॉल बना दो, क्लिफ बना दो, ये बात एक ही है। ये रहा सायरन, बोबो लगाओ इस पे, फ्रीक्वेंसी इसकी 800 हर्ट्ज है, और यहां पर ये अपना ऑब्जर्वर रहा। तो ये इससे तो दूर जा रहा है, बट क्लिफ के पास जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट ऑब्जर्वर हियर्स इन द इको रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लिफ, रिफ्लेक्टेड वाली फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो इसने सुनना है, तो ये तो भाई ऑब्जर्वर है, तो इसको तो यहीं पड़ा रहने दो। और ये सोर्स है, फट से इसकी इमेज बनाओ, तो हमने इसकी इमेज बनाई, वेलोसिटी इधर दिखाई 15 मीटर पर सेकंड। ये मत पूछना ये वेलोसिटी इधर क्यों हो गई, भाई ऑब्जेक्ट और इमेज में जानते हो ना, अच्छा 11th वाले बच्चे नहीं जानते। तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा होगा तो इमेज भी मिरर के पास आ रही होगी, ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होगा तो मिरर से इमेज भी दूर जा रही होगी। 11th वालों के लिए था, बाकी जो अपने 12th ड्रॉपर गए वो सब जानते हैं, उन्होंने खूब सीख रखा ऑप्टिक्स में। तो ये हो गया। अब हमारे लिए ये इमेज सोर्स का काम करेगी और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें इसे सुनवानी है। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो एफ डैश इक्वल्स टू एफ, ऑब्जर्वर तो चल नहीं रहा, ऊपर वी आ गया। अब क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर के पास जा रहा है तो नीचे आ जाएगा वी माइनस 50, राइट। तो हम एक लाइन में इतना बड़ा आंसर लिखना सीख गए, ये भी अच्छी बात है, ठीक है ना। अब आप एग्जाम में भी इसको कर सकते हो। एफ कितना है 800। कैलकुलेशन तो देखो करनी है। सोचो अगर हम कंसेप्ट भी लगा रहे होते, कैलकुलेशन भी कर रहे होते तो सवाल निकल जाता 2-3-4 मिनट के आसपास टाइम का। अब कम से कम ग्रिप में आ जाएगा। वी कितना दे रखा है हमें 330 और नीचे आ जाएगा 315। 3 से तो डिवाइड कर लो, 110 105 और 5 से चला जाएगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 22/21। तो 800 इंटू 22/21। तो आंसर 800 से ज्यादा, 800 से ज्यादा दो ही आंसर दिख रहे हैं इसके अंदर। तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, इन दोनों में से कोई एक मिलना है, ठीक है ना। तो डिवाइड कर लेते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 21, 21 इधर रखा, 22 इधर रखा, कम से कम 3 प्लेसेस तक तो ले जाना पड़ेगा। तो 21 इधर बचा 1 डेसिमल 0 0, ठीक है ना। एक और 0 आ गया, 5 से जाना नहीं है, 105 हो जाएगा, 4 से चला जाएगा तो 4 और इधर आ जाएगा 8, 84 इधर आ गया मेरे पास 16, ठीक है ना। वैसे इतने में काम चल जाना है। तो 800 इंटू 1.04, तो 104 इंटू 8, तो ये आ गया 328।
832 हर्ट्ज। देखें आंसर, अब देखो 832 भी नहीं मिल रहा पर उसके करीब तो मिल रहा, ठीक है ना। अगर मान लो यही 836 दे देता तो फंसे बुरे हम, ठीक है ना। फिर हमें एक डेसिमल और आगे जाना पड़ता, मैं ले ही जाता हूं, नहीं तो बाद में आप कहोगे सर आंसर नहीं आ रहा था। तो 1.04 16 0 लगाया 160 आ गया। अब ये चला जाएगा 6 2 जा 12 7 2 जा 14 8 7 से चला जाएगा तो 1.047। तो 800 इंटू 1.047 देखें कितना बनता है 104.7 इंटू 8। ये मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 837.6 हर्ट्ज। बहुत है भाई, अब इससे ज्यादा और डिवाइड करेंगे, एग्जैक्ट आंसर तो ना लाना, पता चल गया हमें कौन सा आंसर आना है। तो राइट आंसर हो गया 838 हर्ट्ज, पर कैलकुलेशन बहुत है। आगे चलते हैं, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। अब देखो लाइट के अंदर का जो डॉपलर इफेक्ट होता है ना, इससे पता करते हैं कि कोई गैलेक्सी अर्थ के पास आ रही है, स्टार अर्थ के पास आ रहा है या दूर जा रहा है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। ये अभी वाले डॉपलर इफेक्ट की तरह इतना लेंदी नहीं होता, सिंपल फॉर्मूले से खत्म हो जाता है। अब देखो हमें चाहिए होती है, यहां वेलोसिटी भी नहीं चाहिए होती कि अर्थ की वेलोसिटी लो, अर्थ पे तो हम बैठे ही बैठे हैं, ठीक है ना। तो वहां से जिसकी भी वेलोसिटी देखेंगे वो हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी, दैट्स इट, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें चाहिए होती है। तो ये जो हो गया v, वो हो गई रिलेटिव वेलोसिटी। और यहां पर आप देखोगे रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू तो फिक्स रहेगी जो गैलेक्सी होगी, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये खेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। अब अगर कोई स्टार या गैलेक्सी पास आ रहा होगा अर्थ के, तो पास आने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, ठीक है ना। तो मैं यहां पर दो केसेस लिख रहा हूं। तो केस 1, और इसमें दो ही केसेस बनते हैं, अप्रोच और रिसीड। तो स्टार और गैलेक्सी अप्रोचेस अर्थ। तो अगर ये अर्थ को अप्रोच करेंगे देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, जो भी फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेगा वो इंक्रीज करेगा, एंड वेवलेंथ डिक्रीजेस। अब वेवलेंथ अगर डिक्रीज करेगी तो आप ये देख रहे हो वेबग्योर की सीरीज, तो वेवलेंथ डिक्रीज करती चली जाएगी, तो ऐसे में वेवलेंथ रेड से ब्लू की तरफ शिफ्ट होगी, और इस शिफ्ट को बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी एंड दिस शिफ्ट इज कॉल्ड ब्लू शिफ्ट, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। अभी इसका डेरिवेशन थोड़ी देर में देखेंगे। केस 2 पर आते हैं। अगर गैलेक्सी रिसीड करती है तो स्टार और गैलेक्सी, प्लैनेट भी ले सकते हो, रिसीड्स, देन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, और वेवलेंथ बढ़ेगी तो ब्लू से रेड की तरफ जाएगी, इसको हम बोलते हैं रेड शिफ्ट, ठीक है ना। तो एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, भाई रेड शिफ्ट हो रहा है, बताओ गैलेक्सी या स्टार पास आ रहा है या दूर जा रहा है, अप्रोच कर रहा है या रिसीड कर रहा है। तो आपने सुना रेड शिफ्ट, वेवलेंथ पकड़ के चलो भाई, जो भी नाम दे दिया उससे वेवलेंथ पकड़ो, वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इनवर्स में लेके। तो रेड शिफ्ट में वेवलेंथ बढ़ गई, वेवलेंथ बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, फ्रीक्वेंसी कब कम होती है, जब रिसीड होएगा, गेम खत्म। ब्लू शिफ्ट यानी वेवलेंथ कम हो गई, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, जब अप्रोच करेगा। इस तरीके से करके हम इंफ्रारेड रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को देख लेते हैं कि भाई ये रेडिएशंस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स हम डॉपलर इफेक्ट से पता लगा लेते हैं कि गैलेक्सी रिसीड कर रही है या गैलेक्सी अप्रोच कर रही है, ठीक है ना। अब यहां पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये भी फिक्स्ड होता है, यहां भी कोई खास चेंजेस नहीं, बस सीधे सीधे इसको याद करना है। ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ, ठीक है ना, रूट अंडर, अब बहुत ध्यान से सुनना, हम कौन सा केस डील कर रहे हैं, अप्रोच वाला। तो अप्रोच वाले में फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलेगी, तो न्यूमरेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है ना। न्यूमरेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर कम, और एक ये अंडर रूट आता है। ये पूरा डॉपलर इफेक्ट इन लाइट के भयानक डेरिवेशन से आता है, आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है। यहां पर अगर हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी देखें तो फ्रीक्वेंसी यहां पर, क्योंकि कौन सी शिफ्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, रेड शिफ्ट, वेवलेंथ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, तो वो हो गई अंडर रूट, फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, c माइनस वी बाय c प्लस वी, ऐसे करके याद कर लो। अब इसमें भी इफ v इज मच लेस देन c, अगर v की वैल्यू बहुत कम है c से, ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। तो पहले तो c को ऊपर नीचे से बाहर निकालो, कट जाएगा, फिर इसमें हम लगाते हैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन, नहीं कतई नहीं लगाने जा रहे, डायरेक्ट याद करने जा रहे हैं। तो इफ v इज लेस देन c, मच लेस देन c, तो डेल्टा f बाय f
की जो वैल्यू आती है, बस चुपचाप से याद कर लो, बायनोमियल लगाने के बाद की डायरेक्ट कहानी है। डेल्टा एफ बाय एफ को बोलते हैं एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, या फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी आप इसको बोल सकते हो। ये आ गई वी बाई सी। अब प्लस वी बाई सी और माइनस वी बाई सी, ये हमें साइन लगाना पड़ेगा। क्या सुनते हुए, ब्लू शिफ्ट है या रेड शिफ्ट है? तो ब्लू शिफ्ट में फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उसका चेंज पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली यहां पर लिखते हैं, इसका डेल्टा एफ बाय एफ लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्योंकि यहां पर कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, इसलिए इसका चेंज यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस वी बाय सी। अब इसी के साथ साथ यहां पर एपरेंट चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ भी निकालते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट भी इसको नाम दिया जाता है। तो डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला यही रहता है, बस साइन बदल जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ कम हो गई, साइन नेगेटिव। यहां पर आप लिखोगे डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा तो इसकी वैल्यू फॉर्मूला सेम आएगा, ठीक है ना। अगर वेवलेंथ बढ़ गई तो साइन पॉजिटिव, वेवलेंथ कम हो गई तो साइन नेगेटिव। अब सबको प्रिसाइसली करते हैं, यानी आपका मोस्टली इन फॉर्मूलों से काम चल जाता है, ये रूट वाले भी आपसे नहीं पूछता। तो याद रखने का तरीका क्या है? दो ही शिफ्ट है, रेड शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, ठीक है ना। अप्रोच या रिसीड, अगर अप्रोच करेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डेल्टा एफ बाय एफ प्लस वी बाय सी होगा, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा माइनस वी बाय सी होगा। सीधे गेम खत्म, उल्टा पुल्टा चलता है। अगर मान लो हमारा इसके अंदर रेड शिफ्ट है तो वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो डेल्टा एफ बाय एफ माइनस वी बाय सी होगा, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा प्लस वी बाय सी होगा। इससे करके आप सवालों को धड़ाम से निपटा सकते हो। तो ये था डॉपलर इफेक्ट इन लाइट का मेन कंसेप्ट, जिसमें से ध्यान रखना हमारे पोर्शन में सिर्फ ये बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन वाला ही आता है, यानी जब वी इज मच मच लेस देन सी। बट मैंने आपको ये भी बता दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट पढ़ो, अ स्टार इज, क्या कह रहा है? रिसीडिंग फ्रॉम अर्थ, दूर जा रहा है। दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी जो होगी कम होगी, वेवलेंथ जो होगी वो बढ़ेगी। विद वेलोसिटी इतना, तो रिलेटिव वेलोसिटी सीधे रखिए 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इफ द एक्चुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट, अच्छा 3 × 10⁶ स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही है, ठीक है ना, 100 टाइम्स कम है, तो बहुत छोटा हुआ लेते हुए चलते हैं। तो ये कह रहा है इफ द एक्चुअल वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा एंड डेल्टा लैम्डा इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी शिफ्ट हो गया, देन डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा। अब देखो रिसीड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, डेल्टा लैम्डा बाय लैम्डा बढ़ेगा, तो आंसर आ गया प्लस का वी बाय सी। वैल्यू डाल दो और अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला ही लगाना है। वी की वैल्यू हो गई 3 × 10⁸, सी अपना 3 × 10⁶ बाय 3 × 10⁸। आंसर आ गया 1/100। ऑप्शन ढूंढ लो, 1/100 के हिसाब से राइट आंसर हमारा बी वाला हो गया। तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट और ज्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें कुछ नया करना ही नहीं होता, कैलकुलेशन के नाम पे भी कुछ नहीं होता, तो आप आराम से सवाल सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, कौन सी शिफ्ट इसको नाम देंगे? तो रिसीड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, रेड शिफ्ट इसको नाम दिया जाएगा। ये भी हमारा क्लियर हो गया इसमें। नेक्स्ट ये कह रहा है अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल सेंड फ्रॉम अ रॉकेट अप्रोचिंग द मून विद वेलोसिटी v इज मच मच लेस देन सी। तो अब अर्थ को नहीं भाई, मून को अप्रोच कर रहा है। व्हेन इट इज रिसीव्ड बैक बाय द रॉकेट ड्राइवर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द मून इज, तो हमें ये पता करना है कि जब ये मून रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना, तो मून यहां पर क्लिफ की तरह काम कर रहा है, तो मून जो रिफ्लेक्ट करेगा वो अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिलेगी, रॉकेट ड्राइवर को क्या मिलेगी। तो मान लो ये रॉकेट है, ठीक है ना, ये रॉकेट है, ये आप मून को ले लें, मून रिफ्लेक्ट कर रहा है तो तुरंत आप इधर इमेज बना लें इसकी रॉकेट की। ये इस तरीके से v से इधर जा रहा था, ये इधर v से आ रहा था। अब आपको चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, तो क्योंकि आपको रॉकेट ड्राइवर को ही इसको ऑब्जर्व करना है, तो एक तो ऑब्जर्वर हो गया और एक सोर्स हो गया। अब हमें इनकी वेलोसिटी तो चाहिए नहीं होती, हमें चाहिए होती है रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू 2v हो गई। गेम समझ आना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब हमें निकालना है एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया डेल्टा एफ, तो डेल्टा एफ बाय एफ ही ले लेते हैं। v इज मच मच लेस देन सी है। अच्छा, अब क्या होगा, क्योंकि ये इसको अप्रोच कर रहा है, अप्रोच करने पर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो रिजल्ट आ जाएगा प्लस का 2v रिलेटिव, प्लस का v रिलेटिव डिवाइडेड बाय सी। अब v रिलेटिव की वैल्यू होगी 2v, तो 2v बाय सी आ गया। तो डेल्टा एफ यानी एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी 2vf बाय सी आ गया। तो डेल्टा एफ का वैल्यू हो गया 2v और f की जगह में n दे रखा है बाय सी। अब ढूंढ लो आंसर, तो 2vn बाय सी के हिसाब से राइट आंसर हमारा बी वाला हो गया। तो बस ध्यान ये रखना है
कि इसमें ना सोर्स की वेलोसिटी चाहिए ना ऑब्जर्वर की वेलोसिटी चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए, ठीक है ना। रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, फिर इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से अपने साइन लगा लो। तो ये था आपका पूरा का पूरा डॉपलर इफेक्ट साउंड का, साथ में डॉपलर इफेक्ट लाइट का विद प्रॉपर कैलकुलेशन, और सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स और मास मैंने आपको दे दिए। अब देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना डॉपलर इफेक्ट को प्रैक्टिस करे आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो लंबा लेक्चर था, अच्छे से प्रैक्टिस करो एक एक न्यूमेरिकल, फिर आगे चलना। थैंक यू सो मच।